नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में 587 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का ऐलान। 587 नए नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से होंगे शुरू, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय कर दी गई। हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों को सबसे अधिक पद दिए गए हैं। महिलाओं के डिप्लोमा और डिग्री दोनों वर्गों में अधिक रिक्तियां दी गई हैं। पुरुष नर्सिंग अधिकारियों के लिए भी पर्याप्त पद शामिल हैं। लंबे समय से खाली पड़े पद अब जल्द भरे जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही पद भरे जाएंगे। बताया जा रहा है कि नर्सिंग पद भरे जाएंगे, उसके लिए ऐलान भी कर दिया गया है। 587 नर्सिंग पद हैं जो कि खाली अभी चल रहे थे, उनको भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण। अब जो पद है नर्सिंग पद, उनको भरा जाएगा ताकि बेहतर इलाज मिल सके, इलाज के दौरान सुविधाएं मिल सके सरकारी अस्पतालों में। उसको लेकर ये योजना तैयार की गई है। लंबे समय से ये पद जो खाली पड़े हुए थे, अब इनको तेजी से भरे जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय की गई है। हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों को सबसे अधिक पद रिक्त चल रहे थे, जो कि भरे जाएंगे, ये बताया जा रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से की जा रही है, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बेहतर इलाज जो है अब लोगों को मिल सके? हाँ, देखिए विशाल, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठते हैं और ऐसे में इन सवालों को लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के दावे जो हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से रिक्त पदों को भर्ती करने का मामला सामने आया कि 587 ऐसे पद हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर भरे जाएंगे, उनको लेकर के जो है अब प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 27 नवंबर से इसकी पूरी प्रक्रिया जो है आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 17 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगी। और ऐसे में इस प्रक्रिया को लेकर के इस दौरान जो आवेदक है वो अपना आवेदन जो है भर सकते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया के तहत जो है कहीं ना कहीं पद जो सृजन की प्रक्रिया है उसको विभागीय तौर पर किया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो हरिद्वार की बात कर ली जाए या फिर पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर सबसे अधिक जो पद हैं उनको सर्जित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से जो पद वो खाली चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज में प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि वहाँ पर जो है पदों की भर्ती हो सके और उसके बाद जो है आवेदन जो करेंगे उनकी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जब वहाँ पर जी। नर्सिंग ऑफिसर मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है जो नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पर जी। जो मरीज आते हैं, तीमारदार आते हैं, तो उनको ये सवाल नहीं उठा पाएंगे कि वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर नहीं है, पूरी तरह से कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों की देखभाल की रहती है और ऐसे में वहाँ पर जब नर्सिंग ऑफिसर होंगे तो निश्चित तौर पर मरीजों को इलाज भी मिलना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ देखभाल भी शुरू हो जाएगी। तो इसी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि 587 जो पद हैं उनको भरा जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाहे दुर्गम क्षेत्र हों, चाहे ऐसे इलाके हों जहाँ पर कमी चल रही है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके ताकि जो लगातार सवाल उठते हैं वो सवाल ना उठ सकें। जी। लेकिन योगेश, पहाड़ों में कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जो जहां पर नजर आता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, या तो मरीजों को रेफर किया जा रहा है या फिर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों तक इलाज मिल सके, उन तक पहुंच सके, अब किस तरह स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयार भी है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो गाँव ऐसे हैं जहाँ पर गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी है, काफ़ी अभाव है, इन अस्पतालों में जब ये नर्सिंग के पद भरे जाएंगे तो क्या इससे भी कोई फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो ये पद हैं इनके बाद बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार, क्योंकि ये पदों की 587 संख्या है, इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरह से इनकी तैनाती की जाती है दुर्गम क्षेत्रों में, प्रवर्ती इलाकों में, जहाँ पर जो है लगातार देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, लोगों को वहाँ पर काफ़ी समस्याएं पैदा होती है और वहाँ से उनको सीधे तौर पर रेफर होते हैं और वहाँ से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके चाहे उधम सिंह नगर, हल्द्वानी या देहरादून की तरफ आना पड़ता है और वहाँ पर उन्हें इलाज के लिए बहुत दो चार होना पड़ता है, तो दिन भर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो
निश्चित तौर पर देखना होगा कि नर्सिंग स्टाफ जो ये भर्ती की प्रक्रिया जो प्रारंभ की जा रही है, इस प्रक्रिया के बाद जो है जो 587 पद हैं उनको भरने के बाद जो है इनकी तैनाती कहाँ पर होती है, इसके बाद क्या पर्वतीय इलाकों में इनकी तैनाती होने के बाद वहाँ पर कुछ सहूलियत जो है वहाँ के लोगों को मिलती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है कि वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का कारण जो है होना पड़ता है, और निश्चित तौर पर उन्हें जो है ऐसे इलाकों में आना पड़ता है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो देहरादून हो, हल्द्वानी हो, उधम सिंह नगर हो, तो ऐसे इलाकों में उनको आना पड़ता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में वहाँ पर और किस तरह की व्यवस्था बेहतर होती है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि एमबीबीएस की डॉक्टर्स की प्रक्रिया जो है वो जल्द ही प्रारंभ की जाएगी, उनके भी पदों को भरा जाएगा, ताकि हम्म। दुर्गम क्षेत्रों में इस तरह की जो सुविधाएं लोगों को हो रही है वो न हो। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में इससे स्वास्थ्य विभाग कितना और जो है बेहतर अपने आप को करता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर नहीं हो पाई है जिससे ये कहा जा सके कि पर्वतीय इलाकों में समुचित जो इलाज है वो लोगों को मिल पा रहा है। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के आध्यात्मिक गांव किए जाएंगे विकसित, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन भी किया जाएगा। गांव में योगा, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार भी किया जाएगा। पीएम ने राज्य स्थापना दिवस पर दिया था सुझाव, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन भी इस दौरान किया जाएगा और गांव में योगा, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों की जो सुविधाएं हैं वो भी मिल सकेंगी। तो आध्यात्मिक गांव विकसित किए जाएंगे उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन किया जाएगा और गांव में योगा, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर यह सुझाव भी दिया था, जिसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि इन केंद्रों को बनाया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम भी किया जाएगा ताकि गांव में योगा, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार हो सके। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह से अब ये पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं ताकि गांव में योगा, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार हो सके? हाँ विशाल, देखिए उत्तराखंड में हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव को विकसित किया जाएगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं और उसके साफ तौर पर कहा है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है रखा जाए और गाँव के चयन किया जाए। इन गाँव में योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सुझाव दिया था, उस सुझाव पर जो है अमल करते हुए भी राज्य सरकार नजर आ रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर के काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से अब आध्यात्मिक गांव के को विकसित किया जाएगा, यानी क्या इनका चयन भी करना है। उनके चयन के साथ साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको गाँव को चयन करने के बाद इसमें प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें जो है तमाम जो चाहे वो योग की प्रक्रिया हो, आयुर्वेद की हो या ध्यान केंद्रों का विस्तार हो, ये तमाम जो है इसमें किए जाएंगे। और उसमें जो है लोग जो अगर देखा जाए तो पर्यटक के तौर पर भी जो आते हैं वो इन गाँव में जाकर के योग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों का लाभ ले सकते हैं और ध्यान केंद्रों में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये जो सुझाव प्रधानमंत्री से राज्य स्थापना दिवस पर दिया गया था, उसको लेकर के अब जो है बिल्कुल सरकार ने इसको कदम उठाना शुरू कर दिया और देखना होगा कि आने वाले वक्त में कब तक ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है पूर्ण होता है। उसके बाद जो आने वाले जो पर्यटक हैं वो कब तक इनका लाभ उठाना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकरण स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट से भी पूछा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। इसके 10 दिनों के भीतर ही विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। इसमें रामनगर में कॉर्बेट पार्क के जिप्सी पंजीकरण की प्रक्रिया को लेके कोर्ट सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने आज जो डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उनसे ये कहा है कि वहाँ पर जिप्सी पंजीकरण के लिए क्या नियम है, क्या मानक अपनाए जा रहे हैं और स्थानीय जो रोजगार के अवसर हैं उनको कैसे स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इस सब के संबंध में वो विस्तृत विवरण अगली तारीख पर दाखिल करेंगे। 10 दिन का समय दिया है।
उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें एक लेटर इशू हुआ था शासन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो नए परमिट धारक हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ना करने दिया जाए। तो उस गाइडलाइन को यहाँ पर चैलेंज किया गया था कि जो नए परमिट धारक हैं, यानी कि जो नए बेरोजगार युवक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिले। ये डिमांड के साथ रिट पिटीशन फाइल की गई थी, तो जिसके बाद आज कोर्ट में उसमें क्या गाइडलाइंस अपनाई जा रही हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए, वो मंगवाई। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने नैनीताल जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं समेत डॉक्टर आवास और ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल में एक हफ्ते से बंद सिटी स्कैन और अरसे से बंद ऑक्सीजन प्लांट का भी संज्ञान लिया। साथ ही एक हफ्ते में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करने के भी दिशा निर्देश दिए। महानिदेशक ने माना है कि प्रदेश में 50% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसे अगले 5 साल के भीतर ही दूर कर दिया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ कम है यहाँ, जैसे स्पेशली एक पीडियाट्रिशियन की कमी इन्होंने बताई है, क्योंकि 3 पद हैं, एक उसके सापेक्ष एक ही है, बाकी तो स्पेशलिस्ट हैं इनके पास। लेकिन ये है कि अभी कुछ ये गायनेकोलॉजिस्ट भी कम थे, और ये तो एनेस्थेटिस्ट इनकी छुट्टी पड़ती है, वो मैंने देखा कि अब आ गई है। कल लगभग 8 महीने से छुट्टी पर मैटर्निटी पड़ती है, तो लेकिन अब आ गए हैं। अब एट प्रेजेंट 3 एनेस्थेटिस्ट भी हैं इनके पास, और बाकी व्यवस्था इनकी ठीक ही है। कुछ निर्माण कार्यों का मैंने समीक्षा कर रही है, और थोड़ा भ्रमण भी किया कि क्या क्या निर्माण कार्य होंगे, तो जिसमें डॉक्टर्स के आवास भी बनने हैं, टाइप 4 के 4, ट्रांजिट हॉस्टल 12 यूनिट करीब इनकी बननी है, 4 दीवारी लगनी है, और कुछ ड्रग स्टोर एक बनना है इनका, और पार्किंग भी है उसमें। तो ये सब मैंने देखा इधर, और कुछ डिसमेल्टिंग भी होनी है, तो उसमें थोड़ा निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की तैनाती अलग अलग जनपदवार कर दी है हमने। कुछ 16 विशेषज्ञ मेरे और आने हैं। देखिए, प्रदेश में MBBS डॉक्टर्स हैं हमारे, बट ये है कि क्योंकि हमें उनको उच्च शिक्षा के लिए भी मना नहीं करना है, ये कोर्ट का ही एक ऑर्डर है कि आप जो है डॉक्टर्स को आगे पढ़ने के लिए नहीं रोक सकते। तो इस वजह से जो मेरे MBBS डॉक्टर्स हैं, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो तुरंत वो PG के लिए चले जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है, तो उसमें भी हमारी एक पॉलिसी बनने जा रही है, जो मैं अभी स्टैंड जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट हमारे 3 साल तक कि MBBS डॉक्टर जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करेगा। लक्सर की समितियों पर DAP खाद पहुंच तो गया है, मगर मात्रा कम होने के कारण 24 घंटे के भीतर ज़्यादातर समितियों के गोदाम खाली हो गए, जबकि 20% किसान अभी भी DAP नहीं ले सके हैं। इधर इस महीने में इफ्को से DAP मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। इसका असर गेहूं की बुआई पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। हरिद्वार में गेहूं की बुआई 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल DAP खाद न मिलने से गेहूं की बुआई पिछड़ रही है। हमने इफ्को वालों को अब की बार DAP की मांग 15,000 कट्टों की भेजी थी, परंतु इसके सापेक्ष में केवल 4,400 कट्टे हमें प्राप्त हुए। ये बृहस्पतिवार से प्राप्त होने लगे थे, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और आज सोमवार तक मेन गोदाम पर समाप्त हो गए हैं कट्टे। आगे रिमाइंडर दिया जाएगा, इफ्को वालों से बात की जा रही है, जब रैक लगेगी फिर खाद उपलब्ध हो जाएगा। अगला हफ्ता बता रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते, उसमें दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रैक लग जाएगी दूसरी। नई NPK हमारे को उपलब्ध है। यदि किसान गन्ना बोना चाहते हैं तो NPK ले सकते हैं। NPK DAP से ज्यादा बेटर अच्छा होता है। जब गेहूँ बोवा, गेहूँ के टाइम पर DAP नहीं मिलती, ना सरसों के टाइम पर DAP मिला, उनका गन्ना बुआई पर नहीं मिलती। बताओ कैसी सरकार है। किसान रात को लाइन में लग रहे, आधार कार्ड लेगा, DAP नहीं मिल पा रही, कभी कुछ बता दे, कभी कुछ बता दो। और यूरिया, अजी यूरिया तो चलो अब फिलहाल तो डाई की जरूरत है किसान को। अरे डाई के टाइम पर यूरिया नहीं मिल रहा। डाई के टाइम पर डाई नहीं, यूरिया के टाइम पर यूरिया नहीं। DAP को लेकर कहना चाह रहे हैं कि जब गेहूं की बुआई हो जब नहीं पूर्ति होती डाई की, और जब गन्ने की बुआई हो जब डाई की पूर्ति नहीं होती, तो किसान बस ऐसे ही रह जाए, बस पूर्ति नहीं होती किसी चीज़ की भी। हाँ, ये सरकार बस मिला तो थोड़ा बहुत ही मिला। हरिद्वार के CCR सभागार में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए शासन की ओर से कई निर्माण कार्य और विकास योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंचाई विभाग की ओर से ऋषिकुल से सनातन घाट तक 810 मीटर लंबाई वाले घाट का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह अमरापुर घाट से तुलसी घाट तक 770 मीटर लंबा घाट बनाने का काम भी तेजी से जारी है।
इसके अलावा कई स्थायी अतिक्रमण पर जानकारी देते हुए मेलाधिकारी ने बताया कि मेले क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जैसे अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे पीआईयू आ गई है, उसमें हमारे सारे एक्शन एई सब आ गए हैं और अधिकारी अभी आने वाले हैं, वो मोर और लेस अगले महीने तक सारे आ जाएंगे। अभी एज सच तो हमारे पास अभी जो बजट आया है काफी लिमिटेड बजट है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि मेजरली परमानेंट काम के हमने 250 से 300 करोड़ के काम शासन को प्रेषित कर दिए। कैसे निपटा जाएगा? स्थायी अतिक्रमण जो है वो बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेगा? जैसे मैंने कहा कि हमारी ये बेसिकली ये कलेक्टिव एफर्ट होगा प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ और मेले के साथ। तो मेले के एरिया में तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 30 करोड़ लोग। चंपावत जिला मुख्यालय में सूचना विभाग सभागार में चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से चंद्रबल्लभ ओली को अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट को दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। इसके अलावा अन्य सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। बता दें कि जिला सूचना अधिकारी धीरज कार्की की अध्यक्षता और संरक्षण सतीश जोशी की मौजूदगी में चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो है मुझे इस योग्य समझा और मुझे जो है निर्विरोध निर्वाचन किया। इसके साथ ही मेरी ये प्राथमिकता होंगी कि जो भी पत्रकार हित के मामले होंगे उनको जो है मैं निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो है जो भी समस्या आएंगी और प्रशासन के साथ जो है सामंजस्य बिठाकर सभी पत्रकारों के हित में काम करूँगा। उत्तराखंड में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस पहल की जा रही है। इस कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। देहरादून में सरस्वती शिशु मंदिर में महिला सशक्तिकरण संगम का भी आयोजन किया गया है। मुख्य वक्ता डॉक्टर छवि कांडपाल ने कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार भी रखे हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सागड़ू साहू गांव में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां 55 वर्षीय गंगा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर बिस्तर पर उनका शव पड़ा मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लमगड़ा थाना क्षेत्र में संगर साहू गांव है, वहाँ पर एक महिला है, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। तो कल मेरे द्वारा मौका मुआयना भी किया गया, एफएसएल की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। मृतका के शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है और उसका क्रिमिशन का कार्रवाई अभी हो चुकी है। तो अब जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे उसमें हम जाँच आगे और बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कारण है मृत्यु का, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 60 वर्ष के आसपास की है। उसके पति वहीं लमगड़ा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। जो बाहर बेटा है जो चंडीगढ़ में काम करता है। देखिए अभी हम एफआईआर और उसका वेट कर रहे हैं, एफआईआर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। नया भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन आई है, उसका वेट कर रहे हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ताकि कॉज ऑफ डेथ पता चल जाए, फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधानसभा चौबट्टा खाल के जीओई गांव में भालू के हमले में एक महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बोरीखाल में लक्ष्मी देवी को भालू ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। ग्रामीणों ने किसी तरह हो हल्ला कर भालू से महिला की जान भी बचाई है। बजे के आसपास जीवई में एक महिला पे भालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस
समय पहाड़ों में है। अभी कुछ दिन पहले 2 घटनाएं लगातार पोखड़ा ब्लॉक में हुई और उसके बाद आज बेरोखाल ब्लॉक में इस तरीके की घटना। और इसके बावजूद भी वहाँ पे जब लोगों ने 108 को फोन किया तो 108 भी नहीं पहुँच पाई। लगभग 1 घंटे इंतजार के तक 108 वहाँ पे नहीं पहुँची। वन विभाग नदारद रहा। जो सबसे जरूरी यहाँ पे वन विभाग का रोल होना चाहिए, उसमें ये देखा जा रहा है कि बीट जो है वन विभाग की, वहाँ पे एक ही आदमी उपलब्ध है और उसके पास लगभग 5-6 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है। तो ऐसे में एक आदमी इस तरीके का जंगली जानवरों का जब आतंक यहाँ पहाड़ों में चल रहा है, उसमें एक आदमी कैसे काम कर सकता है। वन विभाग का देखा जाए स्ट्रक्चर तो ऊपर वाले लेवल पे बहुत सारे अधिकारी और नीचे जहाँ जरूरत है वहाँ पे कर्मचारी नहीं है उनके पास। ये यहाँ के ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है और समझ नहीं आता कि यहाँ पे जनजीवन अगर रहेगा तो कैसे रहेगा। खौफ का मंजर है और चौबड़ा खाल में तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।